खबरदार में ढेरों खबरें आज हमारे सामने हैं, जिसमें चीनी सेना के उल्टे कदम लौटने की भी खबर है। लेकिन सबसे पहले सभी खबरों को खबरदार के लेंस से दिखाते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि गलवान में चीन बैकफुट पर चला गया है। सूत्रों के अनुसार गलवान घाटी में चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। वहां चीनी सेना के टेंट हट गए हैं और आने वाले कुछ दिनों में पेंगोंग सो, हॉट स्प्रिंग्स और गोग्रा में चीनी सेना पीछे हट सकती है। ये तनाव एनएसए अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई 2 घंटे की बातचीत के बाद कम हुआ। इस बातचीत में तनाव कम करने पर सहमति बनी है। आज हम एलएसी पर ड्रैगन की उल्टी चाल का विश्लेषण करेंगे और इस पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। आज की सुपर एक्सक्लूसिव खबर यह है कि हमारी टीम निमू और खारदुंगला तक पहुंची। आज तक देश का पहला ऐसा चैनल है जो उस इलाके में पहुंचा है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों में जोश भरा था, जहां पीएम मोदी ने विस्तारवादी चीन को आईना दिखाया था। वहां पहुंचकर आज तक की टीम ने भारत की सड़क वाली शक्ति का आकलन किया है। इस रिपोर्ट में वो तथ्य हैं जो भारत का हौसला और चीन की चिंता दोनों को बढ़ा देंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बीआरओ बॉर्डर पर तेजी से सड़कें और पुलों का निर्माण कर रहा है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। चीन इस समय हिटलर की राह पर चल रहा है। आज हम आपको चीन की क्रूरता के सैटेलाइट सबूत दिखाएंगे। हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को मिटाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए थे, उसी तरह चीन ने उइगर मुसलमानों के खिलाफ री एजुकेशन कैंप बनाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निगरानी में कैसे उइगर मुसलमानों को टॉर्चर करने वाले कैंप्स का नेटवर्क बनाया गया है, इसका पता आज तक ने लगा लिया है। हमने कम से कम 50 सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए तैयार की। बड़ी खबर यह भी है कि क्या दलाई लामा को भारत रत्न दिया जाएगा। आज दलाई लामा का जन्मदिन है और इस मौके पर भारत में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान देने की मांग तेजी से उठी है। इस खबर के कई मायने हैं, क्योंकि 85 साल के दलाई लामा का नाम सुनकर ही चीन को करंट लग जाता है और उन्हें सम्मान देने की बात पर उसकी नींद ही उड़ जाएगी। आज हम तिब्बत, चीन और दलाई लामा के त्रिकोण का गहरा विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें भारत का एंगल क्या है। और आज की एक चिंताजनक खबर यह है कि भारत में कोरोना के मामले 7 लाख के करीब पहुंच गए हैं। सिर्फ 10 दिन में 2 लाख केस बढ़ गए हैं और कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत के 7 शहरों में हर रोज 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठाणे, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु का हाल बुरा है। कोरोना से होने वाली 91% मौतें 8 राज्यों में हुई हैं और इनमें कर्नाटक और तमिलनाडु का रिकॉर्ड काफी चिंताजनक है। और देश में सिर्फ 16 जिले ऐसे हैं जहां कोई केस नहीं। कोरोना की ये रफ्तार चिंताजनक है। अब वैक्सीन एक बड़ी उम्मीद है और उस उम्मीद को पूरा होने में समय लगेगा। 2 महीनों से चल रहे भारत चीन तनाव में गलवान से चीनी सेना के पीछे हटने के संकेत हैं। हालांकि अब तक भारत ने जमीन पर जाकर इसका निरीक्षण नहीं किया है। 5 जुलाई यानी कल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के एनएसए अजीत डोवाल से फोन पर बात की थी। इस पर चीन के बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने सैन्य वार्ता के आधार पर बनी सहमतियों को जल्द से जल्द लागू करने पर रजामंदी जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी तनाव घटाने को लेकर प्रगति की बात की, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी किसी पक्ष ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि चीन पीछे हटा है। हालांकि यह जरूर माना जा सकता है कि चीन फिलहाल बैकफुट पर जाता दिख रहा है। लेकिन जब हम आपको यह खबर बता रहे हैं तो फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। आपको 1962 के अखबार का एक हिस्सा दिखाते हैं। ये 15 जुलाई 1962 के अखबार की हेडलाइन है, जिसमें कहा गया है कि चीनी सैनिक गलवान पोस्ट से पीछे हटे। आपको बता दें कि चीनियों ने जुलाई में गलवान से पीछे जाकर अक्टूबर 1962 में भारत पर हमला किया था और युद्ध हुआ था। इस धोखे के अलावा पिछले महीने 15 जून की गलवान की घटना भी सामने है, जब 6 जून की सैन्य बातचीत में सकारात्मक पहल दिखाने के बावजूद चीन एलएसी के पास स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था। खैर, गलवान में चीनियों के पीछे हटने को लेकर आज जो संकेत मिले हैं, उस पर यह रिपोर्ट देखिए। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत की तनातनी घटाने पर सकारात्मक पहल हुई है। चीन की सेना के कदम पीछे हटने के संकेत हैं। संकेत है कि चीन 5 मई से ही पूर्वी लद्दाख में जो हिमाकत कर रहा था, उसमें अब वो बैकफुट पर है। सूत्र बता रहे हैं कि गलवान घाटी में चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी है। गलवान घाटी का PP-14, जहां 15 जून को भारत और चीन के बीच खूनी संघर्ष हुआ था,
गलवान का PP-15, हॉट स्प्रिंग और फिंगर इलाके में भी चीन कुछ दिनों में पीछे हट सकता है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर वाली टेंशन कम करने पर यह प्रगति भारत के NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत के बाद हुई है। 2 घंटों से अधिक तक चली बातचीत में भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस पर सहमति बनी कि LAC पर सेनाओं का आमना सामना खत्म हो। LAC पर एक तरफा कार्रवाई से यथास्थिति न बदलने पर सहमति बनी। सरहद पर शांति को बिगाड़ने वाली किसी भी घटना से बचने के लिए साथ काम करने को लेकर भी दोनों पक्ष राजी हुए। अजीत डोभाल की वांग यी से फोन पर हुई बातचीत को लेकर चीन के आधिकारिक बयान में भी भारत चीन की सैन्य वार्ता पर बनी सहमति को जल्द से जल्द लागू करने पर सहमति की बात कही गई है। लेकिन चीन के बयान में यह भी कहा गया कि ज्यादा दिन नहीं हुए, सरहद पर पश्चिमी हिस्से में चीन और भारत के बीच गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो बहुत स्पष्ट है। चीन अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा मजबूती से करेगा। दोनों पक्ष रणनीतिक निर्णयों का ऐसे ऐलान करें ताकि एक दूसरे के लिए खतरा पैदा न हो और विकास के लिए अवसर बने। दोनों देशों के मौजूदा संबंधों में जटिल परिस्थितियों को महत्व दिया जाए और मिलकर जल्द से जल्द इससे पार पाया जाए। ऐसे में चीन के पीछे हटने की खबरों को पक्का माने या नहीं, इस पर चीन मामलों के जानकार संभल कर चलने की नसीहत दे रहे हैं। पहली चीज़ जो थी वहाँ से वो पीछे हटने की उन्होंने जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू किया है वो वेरिफिकेशन जरूरी है। लेकिन जो 15-16 जून को गलवान में हुआ उसकी वजह से एक भरोसा बिल्कुल टूट चुका है। उस भरोसा को कायम करना बहुत जरूरी होगा, बहुत देर लगेगी इसको, और हमको हर जगह एक हाई अलर्ट करके, हाई विजिल करके और हर जगह वेरिफिकेशन करके चलना पड़ेगा। और ये हाई विजिल जो है सिर्फ गलवान में ही नहीं, पेंगोंगसो में ही नहीं, दिप्संग प्लेन्स में ही नहीं, पूरे 3488 किलोमीटर के बॉर्डर पर काराकोरम से किबुतु तक हमको इसका एक निगरानी रखनी पड़ेगी। भारत की सेनाएं भी अभी मानकर चल रही हैं कि जब तक चीन के पीछे हटने की खबरों पर जमीन पर जाकर निरीक्षण ना हो जाए पक्का यकीन नहीं कर सकते। आज तक को सरकार के सूत्रों ने बताया कि चीनी टेंट्स हटे दिख रहे हैं, लेकिन जमीन पर जाकर देखना होगा कि वो पीछे हटे हैं या नहीं। एक अधिकारी ने चीनी सेना के पीछे हटने को आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना कहा है। फिलहाल गलवान घाटी इलाके से चीनी सेना की कुछ टुकड़ियां और टैंक 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं, लेकिन अभी भी पीछे के इलाके में चीनी सेना के बड़े आर्मर्ड व्हीकल और दूसरे हथियार पूरी तरह से तैनात हैं। इसीलिए भारतीय सेना फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए है। 15 जून की खूनी भिड़ंत के बाद भारतीय सेना चीनी सेना पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकती। इसीलिए मौजूदा हालात में भारतीय सेना अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं करना चाहती। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब गलवान में चीनी सेना के पीछे हटने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा तनाव घटाने और सेनाओं के पीछे हटाने को लेकर प्रगति हुई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत साथ मिलकर तनाव घटाए। चीन और भारत दोनों तरफ से सेना और कूटनीतिक स्तर पर गहन बातचीत हो रही है और दोनों देश बातचीत के मुताबिक साझा ढंग से बॉर्डर एरिया से दूर हटेंगे। वैसे चीन की इस बयानबाजी के बावजूद गलवान में चीन के पीछे हटने के संकेतों को भारत की आक्रामक रणनीति का असर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लद्दाख यात्रा के 2 दिनों के भीतर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने NSA अजीत डोभाल से संपर्क साधा है। जानकार मान रहे हैं कि भारत की कूटनीति सही दिशा में है। मुझे लगता है उनकी टाइमिंग गलत थी, खासकर इस समय जब चीन का नाम लिया जा रहा है कोरोना वायरस में और सारी दुनिया, सारा विश्व कोरोना वायरस में जुटा हुआ है उसको हटाने, और चीन एक दिखाना चाहता है कि वो एक ताकतवर देश है जो अपने बॉर्डर्स को चैलेंज कर सकता है, नए बॉर्डर्स बना सकता है। मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये खबर ठीक नहीं गई और वो इसके लिए ये कोई फायदा नहीं हुआ। भारत और चीन का मौजूदा तनाव दोनों देशों के बीच बीते कई दशकों से सबसे बड़ा मुद्दा है। निश्चित तौर पर चीन को लेकर भारत का विश्वास कम हुआ है, इसीलिए सरहद पर शांति को लेकर अभी कोई भविष्यवाणी जल्दबाजी होगी। दिल्ली से गीता मोहन, लेह से अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, लिमू, लद्दाख, आज तक। पर यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि चीन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए, इतिहास हमें एक सबक सिखाता है, लेकिन जो वर्तमान है वो कहता है भविष्य की ओर बढ़ें।
पर चीन जैसे देश के साथ शायद नहीं। मैंने इसी मुद्दे पर खास बातचीत की सेवानिवृत्त मेजर जनरल गुरमीत सिंह से। चाइना कह रहा है हम पुल बैक कर रहे हैं, इसके प्रमाण भी मिल रहे हैं। भारत को कितना विश्वास करना चाहिए? देखिए, ये जो शब्द है ट्रस्ट और चाइना, ये 15 जून की रात को पूर्ण रूप से टूट गया था। हमने तो चाइना पे ट्रस्ट किया था। पिछले 45 ईयर्स से LAC और बॉर्डर एरिया में एक भी गोली नहीं चली थी। हमने तो चाइना पे ट्रस्ट किया था, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल हैं, प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन उस रात 15 जून की रात को उन्होंने छल, कपट, धोखा, ट्रेचरी किया और उन्होंने 3 चीज का अपमान किया। पहली बात एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल और प्रैक्टिस का। उस दिन जो सबसे बड़ी फैटेलिटीज हुई है ना, 20 जवानों ने तो अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैटेलिटी हुई है दैट वाज ट्रस्ट। इसके बाद में कैसे ट्रस्ट करें? देखिए श्वेता जी, 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर मीटिंग की। आमतौर पर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर मीटिंग नहीं करते हैं इस जगह के अंदर में, लेकिन उसके बाद में 6 से लेकर 15 तारीख तक जिस प्रकार कार्रवाई चली, हम तो बिल्कुल ठीक विश्वास के कारण कर रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या छल कपट किया, उसके बाद में ट्रस्ट करना मुश्किल है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि 30 जून जो मीटिंग हुई थी 12 से 14 घंटे की लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की, उसमें ये खास तौर पर उनको बेटुक और बेबाक तरीके से बताया गया है दैट वी डू नॉट ट्रस्ट योर लोकल कमांडर्स। अभी फैसला किया है उसमें कि हम हर एक फ्रिक्शन पॉइंट से पीछे हटेंगे, उसका तरीका क्या होगा, इसके बारे में बात किया है। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है कि हमने बोला है कि हम इसको वेरीफाई करेंगे। बीच में विश्वास नहीं करते हैं। ये जो विश्वास टूटा है श्वेता जी, ये इसको जुड़ने के लिए 100 साल लगेंगे या 200 साल लगेंगे, मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन चाइना ने ट्रस्ट के मामले में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। और देखो, मैं आपको एक चीज बहुत साफ बताना चाहता हूं, क्योंकि देश में बहुत लोगों ने सवाल किए हैं, डाउट किया है, शक किया है, और उन्होंने हमारे भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट करके किया। तो मैं एक चीज बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं कि जो LAC होता है ना, उसमें चेंज ऑफ स्टेटस को होता है, उसमें कोई कब्जे की बात नहीं है। जो बात रही कब्जे की, दैट इज रिगार्डिंग द बॉर्डर, और उस बॉर्डर के मामले में अक्साई चिन्ह हमारा है, वो रेड लाइन भारत ने बहुत क्लियरली ऑलरेडी बता दिया। क्या आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि LAC पर चीन का पुल बैक, वजह क्या हो सकती है इसकी? हमारी बातचीत का तरीका सही है और हम अड़े हैं सही चीजों पर, हमारी सेना का शौर्य इतना है। क्या PM के विजिट को भी एक कारण माना जा सकता है कि चाइना समझ रहा है कि हम पीछे बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं उसके सामने? आपने बहुत गहरा सवाल किया है कि चाइना पीछे क्यों हट रहा है। सबसे पहली बात तो श्वेता जी ये है कि गलती चाइना की थी। सबसे पहले एग्रेशन, प्रोवोकेशन और डिविजनरी टैक्टिक्स उसने किया था। वो लाया था इंक्रीज एक्टिविटीज इस इलाके के अंदर में। दूसरी बात है कि जो 15 जून को पूरे विश्व को, चाइना को, PLA को जो झटका मिला है ना, उस झटके में PLA का झूठ, फरेब और 1000 साल का जो प्रोपेगेंडा था उसको एकदम नष्ट कर दिया है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है जो हमारी तैयारी है इस वक्त के अंदर में, हर एक स्तर के ऊपर में, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, चाहे वो टैंक, आर्टिगन्स, AD, हर एक चीज की जो है वो बहुत अच्छी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में, इस कॉन्फ्लिक्ट में पूरा देश जुड़ गया है। हर एक भारतीय ने ये कर लिया कि मैं बाइकआउट करूंगा चाइनीज प्रोडक्ट का। भारत सरकार ने बोला कि हम उनकी पूरी एप्लीकेशंस को बैन करेंगे। भारतीय सरकार ने बोला कि जितने उनके प्रोजेक्ट थे उसको बार करेंगे, और पूरा विश्व आ गया कि हम भारत से ब्रदरहुड करेंगे। अब आपको ले से वो सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जो भारत का हौसला और चीन की चिंता दोनों को बढ़ाने वाली। आज तक देश का पहला ऐसा चैनल है जो उस इलाके में पहुंचा है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों में जोश भरा था। आज तक संवाददाता मंजीत सिंह नेगी लेह में निम्मू और खरदुंगला पहुंचे। ग्राउंड जीरो से उन्होंने पड़ताल की कि कैसे BRO सामरिक लिहाज से बेहद जरूरी सड़कें और पुलों का
ताबड़तोड़ निर्माण कर रहा है। बीआरओ का यही जोश चीन के होश उड़ाने वाला है। निम्मू से मंजीत सिंह नेगी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट बताती है कि सरहद पर भारत की तैयारी जोरदार है। वो तस्वीरें जो चीन को डराती हैं और हिंदुस्तान को जोश से भर देती है। वो तस्वीरें जो चीन को तड़पाती हैं और भारत का हौसला बढ़ा देती हैं। वो तस्वीरें जिन्हें देखकर चीन क्रोध से कांपने लगता है और भारत ये संदेश देता है कि उसकी तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस फॉरवर्ड पोस्ट से चीन को ललकारा था, वहां पहुंचा है आज तक। आज तक के संवाददाता उसी जगह पहुंचे हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को ललकारा था। इस वक्त हम लेह से 35 किलोमीटर दूर करगिल की तरफ नीमू में खड़े हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर सैनिकों को संबोधित किया। यहां से नीमू की अगर बात की जाए तो यहां से लेह 35 किलोमीटर है और इसके आगे ये जो हाईवे है ये करगिल होते हुए श्रीनगर जाता है। एक सामरिक हाईवे है। सेना की श्रीनगर से लेकर लेह सियाचिन तक की आवाजाही इस सड़क के जरिए होती है। अब इसी सड़क के साथ एक दूसरी सड़क नीमू दारचा रोड काटी जा रही है, जो सामरिक तौर पर भारत के लिए बहुत अहम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। लेह से 35 किलोमीटर दूर नीमू सामरिक तौर पर एक महत्वपूर्ण इलाका है। इस इलाके में सेना की तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए बीआरओ दिन रात काम कर रहा है। यहीं पर नीमू में सिंधु और जंस्कार नदी का संगम है। यहीं पर पीएम मोदी ने पूजा की थी। ये इलाका सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। नीमू की अगर बात करें तो यहाँ पर जंस्कार और सिंधु इंदस जो नदी है उसका संगम है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पूजा भी की थी सिंधु नदी में। और सामरिक तौर पर अगर बात की जाए तो ये जो सामरिक सड़क है, ये जो इलाका है, आगे लेह से लेकर सियाचिन, दौलत बेग ओल्डी पूरे इलाके को जोड़ने का काम करता है। यहाँ सिर्फ दो नदियां नहीं, दो महत्वपूर्ण सामरिक सड़कें जुड़ती हैं। पहला श्रीनगर से करगिल होते हुए लेह पहुंचने वाला सामरिक राजमार्ग, दूसरा नीमू से दारचा जाने वाला सामरिक मार्ग। यहाँ पर सेना की गाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। करगिल से लेह होते हुए सेना के हथियार और साजो सामान इसी हाईवे से लद्दाख के अलग अलग इलाकों में पहुंचते हैं। दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन तक सेना की सप्लाई यहीं से जाती है। मतलब ये कि चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी घेरने के लिए तैयार की जा रही है ये सड़कें। यहाँ पुल और सड़कें बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। आपको दिखाते हैं कि कैसे बीआरओ ने पिछले 3 महीनों में 3 सामरिक पुलों का निर्माण किया है। 3 महीने के रिकॉर्ड समय में इन सामरिक पुलों का निर्माण हुआ है। सरहद पर चीनी सेना के साथ तनाव के बीच इस वक्त इस नए पुल की वजह से सेना के टैंक और बड़े हथियार आसानी से लद्दाख से लगने वाली सरहद तक पहुंच रहे हैं। लेकिन 3 महीने पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर लोहे का एक छोटा वैली ब्रिज था, लेकिन बीआरओ ने रिकॉर्ड 3 महीने के अंदर इस नए पुल को तैयार किया है। और ऐसे करगिल से लेकर लेह तक ऐसे 3 नए पुल 3 महीने के अंदर तैयार किए गए हैं, जिसकी वजह से अब सेना की जो आवाजाही है वो आसानी से हो रही है। ये नीमू ब्रिगेड है। यहाँ सेना के हजारों जवान तैनात हैं। दिन रात काम होता है। हैरान करने वाली बात है, मगर जानकर आश्चर्य होगा कि बीआरओ ने 3 महीने के भीतर यहाँ कंक्रीट का शानदार और मजबूत पुल बना दिया है। पहले इस सड़क पर इस तरह के पुराने लोहे के पुल बनाए गए थे, जिन्हें वैली ब्रिज कहा जाता था। और अब बीआरओ ने पिछले 3 महीने के अंदर एक तरह से कह सकते हैं रिकॉर्ड समय में एक नया मजबूत पुल पर तैयार किया है, जिस पर सेना की बड़े वाहनों की, बड़े हथियारों की आसानी से आवाजाही हो सकती है। और यहाँ पर बीआरओ मुश्किल हालात में, कई तरह की दुश्वारियाँ हैं। मौसम यहाँ पर लगातार बर्फबारी का मौसम रहता है, ठंडा है, और उसके साथ ही जो कोविड की चुनौती है उसके बीच में मजदूरों का मनोबल यहाँ बनाए रखना। यहाँ पर आधुनिक मशीनों के साथ जो मजदूर हैं वो दिन रात मुश्किल हालात में लगातार काम कर रहे हैं। मौसम की मुश्किलों और कोविड की चुनौती के बीच बीआरओ ने कमाल का काम किया है।
ये जो ब्रिज है अभी हमारे को आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लोहा ब्रिज था, बेली ब्रिज, जो कि कोई सक्षम नहीं था कि वो लोड क्लास 24 आवर था। और ये जो है इसको रिकॉर्ड टाइम पे 3 महीने में बनाया गया था कि रिक्वायरमेंट के लिए, आर्मी का रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि इसमें कोई भी किस्म की गाड़ी जो है ये LAC की तरफ जा सकती है। इसमें अभी कोई रुकावट नहीं है और गाड़ी आराम से पार कर सकती है कि लद्दाख होती हुई LAC की तरफ जाएगी। लद्दाख में भारत की चीन के साथ 1200 किलोमीटर लंबी LAC है। इस इलाके में BRO 40 सामरिक पुलों का निर्माण कर रहा है। पिछले 3 सालों में 20 सामरिक पुल बनकर तैयार हो गए हैं। चीन की घबराहट और भारत से चिढ़ की यही सबसे बड़ी वजह है, इसलिए चीन तिल मिलाया हुआ है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, नीमू, लेह, आज तक। आपने लेह के नीमू से ग्राउंड रिपोर्ट देख ली। आपने देख लिया कि कैसे नीमू में BRO बहुत तेजी से सड़कें और पुलों का निर्माण कर रही है। मगर सड़कों का निर्माण सिर्फ नीमू नहीं बल्कि खारदुंगला में भी हो रहा है। सामरिक लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी पुल और सड़कें बनाने का काम यहां भी जोर शोर से चल रहा है। आज तक की टीम नीमू से आगे निकली, ग्राउंड से ये जानने के लिए कि हम पुल बनाते हैं तो चीन वाले क्यों परेशान हो जाते हैं। उसी कड़ी में आज तक की टीम नीमू से 1 किलोमीटर आगे पहुंची। देखिए, ये जो पुल देख रहे हैं आप, ये पुल भारतीय जाबाजों की शक्ति का प्रतीक बन गया है। पहले नदी के ऊपर यहाँ पतला सा लोहे का ब्रिज था, इतना पतला कि इससे ना टैंक गुजर सकते थे, ना तोप और ना बड़े वाहन। मगर 3 महीने के भीतर BRO ने यहाँ ऐसा पुल बनाया है कि चीन तड़प उठा है। चीन की तड़प इसीलिए तो बढ़ी है, उसे डर सताने लगा है कि अगर रास्ते अच्छे हुए, पुल मजबूत हुए तो उसकी हर नाफरमानी का जवाब पलक झपकते मिलेगा। बगैर देरी किए भारत के जाबाज इन्हीं रास्तों से हथियार, तोप, टैंक और सैनिक जल्द से जल्द सरहद पर पहुंचा सकते हैं। चीन यही तो नहीं चाहता था, मगर BRO यहां पुल और सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द करने में जुटा है। 3 सालों के दौरान BRO ने खारदुंगला सामरिक सड़क को सिंगल लेन से डबल लेन करने का काम किया है। पहले सिंगल लेन और सड़क पर बर्फ जमने की वजह से सेना की गाड़ियों को सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी तक जाने में बहुत मुश्किल होती थी। बर्फ की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन अब इस रोड के डबल लेन होने से सेना के बड़े वाहन, हथियार और टैंक आसानी से सियाचिन, दौलत बेग ओल्डी और दूसरे इलाकों में पहुंच रहे हैं। सरहद पर तनाव के बीच एक बात तो साफ है कि चीन सरहद पर सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। भारत खुद को सरहद पर बहुत शक्तिशाली बना रहा है और चीन की चिंता बढ़ा रहा है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, नीमू, लेह, आज तक। LAC पर चीन के विश्वासघाती चेहरे को तो आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन आज हम आपको चीन की क्रूरता के सैटेलाइट सबूत दिखाएंगे। हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को मिटाने के लिए कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे, उसी तरह चीन ने उइगर मुसलमानों के खिलाफ री एजुकेशन कैंप बनाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निगरानी में उइगर मुसलमानों को टॉर्चर करने वाले कैंप्स का पूरा नेटवर्क बनाया है। आज तक ने कम से कम 50 सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया है, जो ये बताती हैं कि चीन ने किस तरह उइगर मुसलमानों के सारे अधिकार छीन लिए हैं और उनके अस्तित्व पर ही पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर भी अमेरिका का निशाना चीन पर है। चीन कहता है कि वो उइगर समुदाय को चीन के तौर तरीके सिखा रहा है, लेकिन दुनिया इससे इत्तेफाक नहीं रखती। मानव इतिहास की सबसे बड़ी विनाश लीला द होलोकॉस्ट, जब सोवियत रूस में हुआ था नरसंहार और जबरदस्त विध्वंस। अडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के अस्तित्व को मिटाने के लिए कंसंट्रेशन कैंप बनवाए थे। जोसेफ स्टालिन ने लाखों मजदूरों को अमानवीय यातनाएं देते हुए कुख्यात लेबर कैंप्स यानी गुलैग्स में बंद कर दिया था। पिछली शताब्दी के उस काले अध्याय का असर आज भी दिख रहा है। आधुनिक चीन में यह काला इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यह सब हो रहा है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निगरानी में। चीन ने मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले कैंप्स का पूरा नेटवर्क बनाया है।
शिनजियांग प्रांत के पश्चिमी हिस्से में बना कैंप्स का ये नेटवर्क उइगर मुसलमानों के अस्तित्व पर संपूर्ण नियंत्रण करने के लिए इसे बनाया गया है। आज तक ने कम से कम 50 सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया है और इन तस्वीरों में चीन के क्रूर चेहरे की झलक साफ दिखाई देती है। चीन ने कई हाईटेक कैंप्स बनवाए हैं, लेकिन ये स्टेलिन के गुलैग सिस्टम के तहत बनाए गए लेबर कैंप्स से कम नहीं है। This province has been subject to an unprecedented campaign of internment, sending between 1 and 2 million adults into internment camps in order to indoctrinate them. This evidence points towards a systematic policy and campaign of subjecting Muslim minorities who have too many children to internment camps, punishing them with internment, punishing them draconically with all kinds of other consequences, subjecting at least 80% of women of reproductive age to long-term effective birth control surgery. चीन में 10 लाख से भी ज्यादा उइगर मुसलमान इन कैंपों में बंद हैं। इन दीवारों के पीछे उइगर मुसलमानों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के कसीदे पढ़ने पड़ते हैं। उन्हें चीन की सरकार के प्रति पूरी आस्था दिखानी पड़ती है और उन पर अपने धर्म को त्यागने का दबाव हमेशा रहता है। हमने जिन सैटेलाइट तस्वीरों का आकलन किया, उनसे यह पता चलता है कि चीन के इन टॉर्चर कैंप्स में अधिकतम 5 मंजिलें होती हैं। ये कैंप विशाल दीवारों से घिरे होते हैं। इनके बाहर गार्ड्स की पोस्ट होती है। वहां 2 परत वाली तारों की ग्रिल होती है जो 15 फीट तक ऊंची होती है। लाल छत वाले इन बैरक्स में उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा जाता है। इन तस्वीरों में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वाहन भी दिख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट सीधे सीधे चीनी सेना के दिशा निर्देशों और आदेशों के आधार पर आगे बढ़ा है। इन कैंपों को तेजी से बनाने के लिए मॉड्यूलर डिजाइन तैयार किया गया है और इसके निर्माण का काम 2 महीने के अंदर हो गया। This brutal crackdown on excessive quote-unquote births in minority regions is part of its policy to try to control the Uyghurs. Populations that do not grow as quickly and rapidly are easier to control as part of Beijing's coercive social re-engineering strategy in the area. चीन की सत्ता पर बैठे लोग मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए इन डिटेंशन सेंटर्स को री एजुकेशन कैंप्स कहते हैं। यानी चीन की सत्ता टॉर्चर के आरोपों से इनकार करती है और कहती है कि वो उइगर मुसलमानों को चीन के तौर तरीकों के हिसाब से शिक्षित कर रहे हैं। हालांकि चीन ने इस क्षेत्र में इस्लाम पर जो हमला किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। शिनजियांग में उइगर मुसलमान अपने बच्चों के नाम धार्मिक आधार पर रखते हैं तो पूरा परिवार मुसीबत में पड़ सकता है। वहां मोहम्मद, इस्लाम, इमाम, सज्जाद, हज, मक्का और मदीना जैसे नाम रखने पर पाबंदी है। चीन की कम्युनिस्ट सत्ता मस्जिदों से मीनार और गुंबद हटाने का आदेश दे चुकी है। ये चीन में पारंपरिक इस्लामिक वास्तुकला पर भी एक बड़ा हमला है। लेकिन बाहर की लोकतांत्रिक दुनिया चीन की इन हरकतों से इत्तेफाक नहीं रखती। चीन उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार कर रहा है उसे अमेरिकी प्रशासन ने पूरी शताब्दी का सबसे बड़ा दाग कहा है और यह भी कहा है कि दुनिया को यह दाग मिटाना होगा। आज तक ब्यूरो। अब आपको खबर की पूरी पिक्चर समझा देते हैं। चीन के लिए उइगर मुसलमानों पर अत्याचार का मतलब है शिनजियांग पर पूरा नियंत्रण। शिनजियांग 1949 में पूर्वी तुर्किस्तान हुआ करता था। इसे एक अलग देश के रूप में कुछ समय के लिए पहचान भी मिली थी, लेकिन बाद में ये चीन का हिस्सा बन गया और उइगर मुसलमानों ने इसका विरोध किया था। चीन इसलिए शिनजियांग की जनसंख्या वितरण का गणित बदलना चाहता है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार शिनजियांग प्रांत की जनसंख्या करीब 2 करोड़ 21 लाख है। ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र में उइगर मुसलमानों की संख्या ज्यादा रही है, लेकिन अब इस क्षेत्र में उइगर मुसलमानों की आबादी आधी से कम है। यहां यह भी समझिए कि चीन के लिए शिनजियांग महत्वपूर्ण क्यों है। इसकी कई वजहें हैं। शिनजियांग में प्राकृतिक संसाधनों और नेचुरल गैस का भंडार है और शिनजियांग की भौगोलिक स्थिति चीन के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। शिनजियांग चीन के लिए मध्य एशिया का द्वार है। शिनजियांग की सीमा 8 देशों से लगती है।
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान और भारत। चीन शिनजियांग को आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक केंद्र बनाना चाहता है और यह भी चाहता है कि वहां विद्रोह के हालात कभी पैदा न हो। शिनजियांग में रहने वाले उइगर मुस्लिम चीन से अलग होना चाहते हैं। चीन के खिलाफ उइगर मुस्लिम द ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से आंदोलन चला रहे हैं और चीन चाहता है कि विरोध की इन आवाजों को हमेशा के लिए कुचल दिया जाए, इसीलिए बाकायदा कैंप बनाकर टॉर्चर किया जा रहा है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा आज 85 वर्ष के हो गए। अहिंसावादी विचार और पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने वाले दलाई लामा को दुनिया भर से बधाई संदेश मिले, मगर हिंदुस्तान में दलाई लामा को लेकर एक ऐसी मांग उठी जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी है। चीन हजम ही नहीं कर पा रहा कि भारत में 61 साल से रह रहे दलाई लामा को भारत ने अपना लिया है और यहां उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की मांग हो रही है। मगर सवाल यह है कि चीन इतना परेशान क्यों है? ये रिपोर्ट देखिए, आपको चीन की चालबाजी, उसकी धोखेबाजी और दलाई लामा के साथ उसकी पुरानी अदावत के बारे में मालूम चलेगा। I think I can say the very purpose of my life to serve as much as I can. मानवता, शांति और अहिंसा के जीवित प्रतिमान बन गए 85 साल के इन शलाका पुरुष को आज कौन बधाई नहीं दे रहा। Happy birthday, I wish you a happy birthday. I wish him all the very best for his good health and pray. दुनिया भर के सत्ता के सिरमौर से लेकर विपक्ष के माननीय तक, सिवाय चीन के, दुनिया भर में शांति के स्वर्णिम अध्याय बन गए दलाई लामा को मां भारती दे रही है थपकियां, मगर चीन की आंखें ऐंठी जा रही हैं। दुनिया जिस शख्स के सम्मान में सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है, चीन उन्हीं 85 साल के दलाई लामा का नाम सुनकर तड़प उठता है। मगर अब चीन को पहले से ज्यादा तकलीफ होने वाली है। चीन को पहले से ज्यादा मिर्ची लगने वाली है। चीन पहले से ज्यादा चिंतित होने वाला है, क्योंकि दलाई लामा को भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न देने की बात चल पड़ी है। दलाई लामा के 85वें जन्मदिन पर कई जगह से ये आवाजें उठी कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। 2017 में पूरे मोन क्षेत्र में 60 इयर्स पूरे होने पर परम पवन का पदयात्रा हम सब ने मिलकर किया। उस समय वॉलंटरीली हम सब ने अपना सिग्नेचर हस्तक्षेप करते हुए परम पवन जी को भारत रत्न से सम्मान करना चाहिए कर उन्होंने भारत सरकार को निवेदन किया। मैं समझता हूं कि परम पवन 14वें दलाई लामा जी को आज भारत सरकार उनके जो कंट्रीब्यूशन है पूरे विश्व भर में, खासकर शांति, करुणा, मित्रता को लेकर उनको भारत रत्न देना चाहिए। दलाई लामा को ऐसे वक्त में फिर से भारत रत्न देने की मांग उठी है जब चीन और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में दलाई लामा का जन्मदिन कई मायनों में अहम है। ऐसे वक्त में भारत तिब्बती बौद्ध गुरु को बधाई संदेश देकर चीन पर कूटनीतिक दबाव बढ़ा सकता है। Yesterday, we the Hindus have celebrated Guru Purnima, a day dedicated to offering obeisance to our gurus and masters. Holiness is also a great guru and master for the mankind. I offer my obeisance to this great guru of spiritual enlightenment, compassion and bliss. Holiness has completed 61 years of living in India. When he came as a refugee. But today, every Indian regards him as one elder in the family. We feel blessed for his presence here in our country, which he regards as his Arya Bhumi. His Holiness the Dalai Lama proudly calls himself a son of India and is one of the greatest ambassadors of the ancient Indian knowledge. दरअसल तिब्बतियों के 14वें धर्मगुरु तेंजिन ग्यात्सो यानी दलाई लामा को पूरी दुनिया शांति दूत के नाम से जानती है।
लेकिन चीन की आंखों में दलाई लामा हमेशा चुभते रहे। बॉर्डर के अलावा दलाई लामा भी भारत और चीन की तनातनी के एक वजह रहे हैं। सवाल यह है कि चीन दलाई लामा के नाम पर इतना तड़प क्यों उठता है? इसकी पूरी कहानी समझिए। 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। करीब 40 साल बाद चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया। चीन ने तब आक्रमण किया जब 14वें दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। 1950 में चीनी सेनाओं ने तिब्बत पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। फिर दलाई लामा के नेतृत्व में चीन के खिलाफ आजादी के लिए विद्रोह हुआ। बाद में 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्वात्सो के लिए परिस्थितियां ऐसी हो गईं कि उन्हें तिब्बत से जाना पड़ा। 1959 में दलाई लामा अपने कई समर्थकों के साथ भारत आ गए और उन्हें यहाँ शरण दे दी गई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। दलाई लामा को भारत में शरण मिलना चीन को अच्छा नहीं लगा। तब चीन में माओ त्से तुंग का शासन था। दलाई लामा और चीन के कम्युनिस्ट शासन के बीच तनाव बढ़ता गया। चीन को डर सताता रहा कि दलाई लामा भारत के साथ मिलकर कोई साजिश न रचें। कई एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि दलाई लामा के भारत आने की घटना ने उस समय भारत चीन तनाव की आग में घी डालने का काम किया और आगे चलकर यह आग युद्ध में तब्दील हो गई। 61 साल से दलाई लामा भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। दलाई लामा एक ऐसे देश के निर्वासित शासक हैं जिसका ना तो दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर कोई जिक्र बचा है और ना धर्मशाला से चलने वाली उनकी निर्वासित सरकार को किसी देश ने मान्यता दी है। इसके बावजूद पिछले 5-6 दशकों से उनकी गिनती दुनिया के सबसे लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्तियों में होती है। उनकी इस लोकप्रियता का राज उनकी सादगी, अहिंसा, करुणा और सार्वभौमिक जिम्मेदारी का विचार है। इसीलिए भारत में उन्हें भारत रत्न देने की मांग हो रही है और इसीलिए चीन चिंता में सुलग रहा है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, गीता मोहन और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। यहां आपको खबर की पूरी पिक्चर समझनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ दलाई लामा की नहीं है। चीन और तिब्बत के बीच विवाद तिब्बत की कूटनीतिक स्थिति को लेकर है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी के मध्य से चीन का हिस्सा रहा है, लेकिन तिब्बतियों का कहना है कि तिब्बत कई शताब्दियों तक एक स्वतंत्र राज्य था और चीन का उस पर निरंतर अधिकार नहीं रहा। 17वीं शताब्दी में चीन के चिंग राजवंश के तिब्बत के साथ संबंध बने। 260 साल के रिश्तों के बाद चिंग राजवंश की सेना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, लेकिन 3 साल के अंदर ही उसे तिब्बतियों ने खदेड़ दिया और 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर 1951 में चीनी सेना ने एक बार फिर तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया और तिब्बत से एक संधि पर हस्ताक्षर करा लिए, जिसके तहत तिब्बत की सत्ता का नियंत्रण चीन को सौंप दिया गया। 14वें दलाई लामा भारत चले आए और तभी से वो तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब 1949 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो उसे बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया। तिब्बत में चीनी सेना तैनात कर दी गई, राजनीतिक शासन में दखल किया गया, फिर तिब्बत का चीनीकरण शुरू हुआ और तिब्बत की भाषा, संस्कृति, धर्म, परंपरा सबको निशाना बनाया गया। किसी बाहरी व्यक्ति को तिब्बत और उसकी राजधानी ल्हासा जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उसे प्रतिबंधित शहर भी कहा जाता है। विदेशी लोगों के तिब्बत आने पर यह पाबंदी 1963 में लगाई गई थी। हालांकि 1971 में तिब्बत के दरवाजे विदेशी लोगों के लिए खोल दिए गए थे। 21वीं सदी के 2 दशक बीतने के बाद भी चीन के मन में तिब्बत और दलाई लामा का खटका बना रहता है। ऐसे में दलाई लामा को अगर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाता है तो ये एक तरह से चीन पर एक मनोवैज्ञानिक वार होगा। भूटान के साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को विवादास्पद बताने की चीन की चाल की पोल खुल गई है। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 58वीं बैठक में पूर्वी भूटान के इस इलाके को पहली बार चीन ने विवादित इलाका बताया था, लेकिन चीन के अपने ही नक्शे उसके इस झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। MIT के सिक्योरिटी स्टडीज प्रोग्राम के डायरेक्टर और चीन विशेषज्ञ M. टेलर फ्रावेल ने चीन के पुराने नक्शों के आधार पर कहा है कि पुराने चीनी नक्शों से साफ है कि साक्तेंग या आसपास के भूटान के इलाके चीनी इलाके नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के 1962 के युद्ध के समय चीनी इतिहास से लिए गए चीनी नक्शे भी साक्तेंग और आसपास के इलाकों को भूटानी इलाका बताते हैं। इसके बाद भी जो चीनी नक्शे प्रकाशित हुए उनमें भी साक्तेंग को भूटान में दिखाया गया है। द भूटानीज अखबार के संपादक तेंजिंग लामसांग ने भी कहा है कि चीनी पक्ष ने भूटान से सरहद को लेकर हुई बातचीत में कभी साक्तेंग का जिक्र नहीं किया।
अब आज की एक चिंताजनक खबर, कोरोना संक्रमण ने हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है। बीतते दिन के साथ कोरोना के मरीजों की संख्या में भयानक इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण के केस 7 लाख के करीब पहुंच गए हैं। जितनी तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उतनी ही तेजी से लोगों के भीतर कोरोना का खौफ बढ़ रहा है। सिर्फ 10 दिन के भीतर करीब 2 लाख कोरोना के नए मामले सामने आ गए हैं, जो परेशान करने वाले हैं। इतना ही नहीं, भारत में कोरोना जिस हिसाब से फैला है, उसने हमें दुनिया में कोरोना से संक्रमित देशों की तुलना में तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे अधिक कोरोना के मरीज हो गए हैं। शहरों को देखें तो भारत के 7 शहरों में हर रोज 1000 से ज्यादा कोरोना केस मिल रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठाणे, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु का हाल बुरा है। कोरोना से होने वाली 91% मौत सिर्फ 8 राज्यों में हुई है और इनमें कर्नाटक और तमिलनाडु का रिकॉर्ड बहुत चिंताजनक है। देश में सिर्फ 16 जिले ऐसे हैं जहां कोई केस नहीं है। हालात बिगड़े हुए हैं और इन बिगड़े हुए हालात को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम 2 गज की दूरी पर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन कब बनेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना के भयानक खतरे के बावजूद सरकार ने आज से देश की तमाम ऐतिहासिक इमारतों को खोलने का फैसला लिया है। कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला और सफदरजंग मकबरा अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अभी ताज के दीदार के लिए पर्यटकों को इंतजार करना होगा। संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि सभी मॉन्यूमेंट्स में आने वाले पर्यटकों को अपना मोबाइल नंबर देना होगा, ताकि अगर कहीं कोरोना का संक्रमण हो तो कॉन्टैक्ट की पहचान की जा सके। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।